अभी थोड़ी देर रुक जाओ, हम क्लास ले लें फिर हम बता रहे हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग ने बात करी थी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की, जहां पर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हम लोग ने कहा था कि जब भी हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को हमें एसेस करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होती है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स की हम लोग ने बात करी थी, स्वैट एनालिसिस की बात करी थी, इंडस्ट्री एनालिसिस की हम लोग ने बात करी थी, उसकी मैट्रिक्स इटॉप मैट्रिक्स हुई थी। देन हम लोगों ने इसकी बात करी थी, टॉस मैट्रिक्स हो गया था, इटॉप हो गया था, और एक दो हाँ पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल हो गए थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। देन जो अगला टॉपिक आता वो आता कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो क्योंकि जब भी हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट तरह की जो स्ट्रेटजी हैं वो क्या क्या बन सकती हैं। क्योंकि जब हम लोग ने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी थी तो हम लोग ने वहां बात करी थी कि जो भी हमारी स्ट्रेटजी है वो लिंक होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग ने बात करी थी लास्ट क्लास में कि मर्जर करना, आपको एक्विजिशन करना है, टेक ओवर करना है। तो वही सारी चीजें अब यहाँ पर आएंगी कि ये मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, ये ओरिएंटेशन क्या है या इन स्ट्रेटजीज को क्या कहते हैं। तो बेसिकली जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है वो क्या करती है, मैनेजमेंट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करती है, एक डायरेक्शन बताती है फर्म को कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजमेंट है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है और वो अपने डायरेक्शन को कैसे सेलेक्ट करेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन से या पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से। या तो वो उसी जो प्रोडक्ट बना रहा है या प्रोडक्ट लाइन में वो बिजनेस कर रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है, या वो नई बिजनेस यूनिट एक्सपेंड करना चाहता है, यानी डिफरेंट लोकेशन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो बेसिकली डायरेक्शन डिपिक्ट करती है कि और मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन क्या है, कि वो आगे क्या सोच रहे हैं, क्या उसी सेम प्रोडक्ट लाइन में उनको कंटिन्यू करना है या बिजनेस यूनिट्स उनको एक्सपेंड करनी है। तो जब हम अगर क्लासीफाई करें इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को तो हम देखते हैं एक होता है ग्रांड और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, देन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, देन पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। अब एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये क्या है। ग्रांड और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, ग्रांड जैसे वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है कि ये टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसका ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा है। यानी एक तरह से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका ही ये बताता है ओरिएंटेशन कि क्या हमें करना चाहिए या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह में इस जो ग्रांड स्ट्रेटजीज होती है उनमें बेसिकली या तो ग्रोथ स्ट्रेटजी होंगी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, कि हम और ज्यादा उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, या हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे कि जो हमारे पास चल रहा है या जो हम स्ट्रेटजी हमने कर रखी उसी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं। यानी जो मार्केट जैसी चल रही है, जो प्रोडक्ट लाइन जैसी चल रही है उसको वैसे ही हम चला के आगे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये आता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट यानी कम करना या रिड्यूस करना। तो जैसे हमने कहा कोई बिजनेस यूनिट हम पहले कर रहे थे और वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको हमें रिट्रेंच करना है, कम करना है, ताकि फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर ज्यादा ना हो। तो जो ग्रांड या डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होती है वो उसमें 3 क्लासिफिकेशन आ जाएंगे, सब क्लासिफिकेशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट। देन आता पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। पोर्टफोलियो जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या करती है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में और क्या डायमेंशन ऐड किए जा सकते हैं। और क्या डायमेंशन जैसे हो सकता है, एक तो पोर्टफोलियो ये हो सकता है कि आप प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड करिए। प्रोडक्ट एक्सटेंड लाइन एक्सटेंड करने का मतलब होता है, जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो सोप एंड डिटर्जेंट बनाती है, तो आपको लगा कि सोप एंड डिटर्जेंट तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम और आगे इसको बढ़ाएं। तो हमने कहा कि ठीक है चलिए हम कॉन्फेक्शनरीज आइटम की तरफ जाते हैं, हम स्टेशनरीज आइटम की तरफ जाते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आईटीसी। तो आईटीसी जो कंपनी है वो कई सारी चीजें या उसकी प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो आप कहते हैं उसमें सिगरेट एंड टोबैकोज भी उसमें आते हैं, उसमें स्टेशनरी आइटम्स भी आते हैं, उसमें सोप एंड डिटर्जेंट भी आते हैं। तो काफी सारे वेरिएशंस हैं। तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या करी, वो कंपोनेंट्स यानी वो एलिमेंट्स या वो प्रोडक्ट लाइंस क्या क्या आप और डायमेंशंस उसमें ऐड कर सकते हो। ये तो हमने प्रोडक्ट की बात करी। सर्विसेज में ये होता है कि जैसे हमने कहा कि हम जो सर्विसेज है वो बेसिकली जैसे हमने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं, या हमको लग रहा है कि जैसे फ्रेंचाइजी ऑफिस और इनकी बात करते हैं, तो हमने कहा कि अगर हम ये सारी चीजें दे रहे हैं तो क्यों ना हम मेंटेनेंस की तरफ भी जाएं, हम रिपेयरिंग की तरफ भी जाएं, हम इंस्टॉलेशन की सर्विसेज की तरफ भी जाएं। तो एडिशनल डायमेंशन और हम क्या ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है।
देन बात आती है पेरेंटिंग स्ट्रेटजी की। पेरेंटिंग स्ट्रेटजी की जो बात आती है उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंटिंग स्ट्रेटजी यानी जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट लाइन। जैसे हमने कहा कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी मेन, हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो काम है, जैसे हमने कहा कि हम कॉन्फेक्शनरी में काम करते हैं, ऐसे हम इसकी बात करते हैं, पेप्सिको की बात करते हैं, ठीक है। तो पेप्सिको का जो मेन है, जो मेन उसमें चीजें वो करता है, वो बेसिकली ये क्या करता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा भी वो काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। लेकिन पेरेंटिंग स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपका जो कोर प्रोडक्ट है जिसमें आप फेमस हैं या जिसमें आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके लिए आप क्या करेंगे या उसमें आगे कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके साथ आपको अलाइन करना है अदर जो प्रोडक्ट लाइंस हैं या अदर जो आप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उनको। तो वो पेरेंटिंग स्ट्रेटजी में आता है। तो थोड़ा सा 5 मिनट का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। तो ये ग्रांड स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और पेरेंटिंग स्ट्रेटजी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, हम 2 मिनट में आपसे बात करें। हाँ बेटा, हम लोग जो बैग लगे उनका एग्जाम कब होता है? बैग का एग्जाम बेटा, बैग के फॉर्म आते हैं तब वो होगा। सर एक चीज अभी तो आए हैं सर? अभी आए नहीं है। तो कितनी बैग लगेगी? अपना रिजल्ट स्टेटस पहले देखो जाके एग्जाम से। दो बैग सामने जाओ, रवि सर बैठे होंगे, उनसे कह दो सर मेरा एग्जाम वो दिखा दीजिए, रिजल्ट स्टेटस क्या है। तो नंबर पता है ना? सर अभी ऐप हटा के सिस्टम में पूरा पासवर्ड चेंज कर पेपर पढ़ नहीं पाते क्या लिखा हुआ? माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फिक्स करना है तो account.live.com पे जाओ, account.live पे जाओ, account.live ब्राउजर खोलो। सर नंबर ही बताएंगे। हेलो मैम, जी मैम, जी हाँ, अरुण सिंह, ठीक है भेज दीजिए। हाँ भेज दीजिए। तो जाओ तो अपना नाम बताओगे, रोल नंबर बता देंगे, क्यों परेशान हो? सर बता रहे बैग पता है, दो बैग लगे हैं। रिजल्ट स्टेटस क्या बता रहा है? फेल की बैक? कैरी ओवर दिखा रहा है, कैरी ओवर दिखा रहा है ना। तो बैक पेपर के फॉर्म जब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तब आते हैं। सर ये एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का कार्तिकी और मुदित, यस सर। आप कार्तिक का तुम्हारा सही है? इनकी सर सही में बैग लगे तो बता रहे ईयर बैग होगी तो हां तुम्हारा जो ईयर है। कार्तिक की बैक लगी केवल, तो तुम्हारा जो बैक पेपर होगा वो उसमें होगा जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम फॉर्म अभी आया नहीं ना। तो सर थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट किया। हाँ कांटेक्ट में रहना, सर से नंबर ले लो, उनसे पूछते रहना कि सर बैक पेपर का फॉर्म आएगा, तब उसी अकॉर्डिंग। वैसे ये मान के चलो बैक पेपर का फॉर्म जो है वो तुम्हारा सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। तो अक्टूबर में आके एक बार और पता कर लेंगे, सितंबर में भी नहीं आएगा। तो सर अगर मतलब मैंने अगर 2 एग्जाम दे दिए अभी बैग वाले, हाँ क्लियर हो जाओगे। अगर नहीं क्लियर हुआ तो? नहीं क्लियर होगा तो वो आरडी लिख के आ जाएगा, रिजल्ट अवेटेड, एक बार और चांस मिलेगा अगले सेमेस्टर में देना। अगर मतलब 3 बैग हो गए, एक और सब्जेक्ट में होगी, 3 बैग होगी तो उसका पेपर अलग है, वो तो इसमें नहीं हो रही ना, वो सेमेस्टर में नहीं हुई ना बैग, वो तो किसी और सेमेस्टर में हुई। तो तब तक आगे बढ़ती जाएगी, वो आरडी लिख के आता जाएगा, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, आरडी फाइनल। बस बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर वो जो क्लासेस चलेंगे उसकी लिंक चाहिए। जो क्लासेस चलेंगे उसकी लिंक फीस ड्यू है बेटा तुम्हारी, इसलिए नहीं है। हाँ फीस के लिए फीस सबमिट कर लो, फिर हमसे बात करना। हाँ अर्जुन बताओ क्या हाल है? 1 मिनट बेटा। एडमिट कार्ड बैक पेपर वाला सामने रवि सर के पास चले जाओ, एडमिट कार्ड है स्टैम्प करा दें। हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रांड स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी और इसकी, तो क्या फोटो रुको हम बता रहे हैं। तो जो हमारी ये ग्रांड स्ट्रेटजी है या डायरेक्शनल से होम पेज पे आओ, तो हम लोग ने कहा ग्रोथ ग्रांड स्ट्रेटजी में अपनी 3 स्ट्रेटजी आती हैं। एक आता है ग्रोथ स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, और देन आता है पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में आपकी जो प्रोडक्ट लाइंस है उनको चेंज करना है, और देन आता है आपका पेरेंटिंग स्ट्रेटजी। पेरेंटिंग स्ट्रेटजी वो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन देखती है कि किस प्रोडक्ट लाइन में आप कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आया करना। अब हम 1 बाय 1 आगे जा रहे हैं कि जैसे हम
ग्रांड स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो ग्रांड स्ट्रेटजी में आया था ग्रोथ, और आपका आया था स्टेबिलिटी, और देन आया था रिट्रेंचमेंट। तो ग्रोथ या एक्सपेंशन, इसे एक्सपेंशन भी कह सकते हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटजी या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। अब ये ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या है? तो ग्रोथ स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वर्ड से भी डाल रहा है ग्रोथ या एक्सपेंशन, मतलब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे हमने कहा ग्रोथ किस चीज में टर्म्स में होगा, या तो सेल्स में ग्रोथ होगी आपकी, यानी आप चाह रहे हो कि मेरी जो सेल्स है वो ज्यादा बढ़े, क्या आप चाह रहे हो जो मेरे एसेट्स हैं वो ज्यादा हों, क्या आप सोच रहे हो कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा हों, या इन सब का कॉम्बिनेशन, यानी इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन। तो जो ग्रोथ है वो आप इन्हीं चीजों में देखना चाहोगे इंडिया सेलेक्ट। देन कंपनीज दैट डू बिजनेस इन एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज मस्ट ग्रो टू सर्वाइव, कि बेसिकली जो कंपनीज जो होती हैं और वो अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड कर रही हैं तो मेन उनका ये होता है कि वो सर्वाइव कैसे करें नए मार्केट में। सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि सर्वाइवल। तो एक बेसिकली ये डिफरेंस है। देन कंटिन्यूइंग ग्रोथ मींस इंक्रीजिंग सेल्स, एंड अगर लगातार आप ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब लगातार आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, या आपके पास सेल्स अपॉर्चुनिटी आएगी, आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स की तरफ जाओगे, या आपकी सेल्स बढ़ेगी, और जब सेल्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और दूसरा ये होता है कि जब आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसी मार्केट में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वहां पर आपको एम्पल एक्सपीरियंस भी मिलता है, यानी जो एक्सपीरियंस कर्व है आपका वो देखो आप, तो वहां पर आप देखोगे आपको ज्यादा एडवांटेज मिल रही है कॉम्पिटिटर से, यानी कॉम्पिटिटर से ज्यादा आपके पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट सोल्ड करने की और प्रॉफिट को अपने बढ़ाने की। तो ये आपके पास एडवांटेज, यानी ग्रोथ स्ट्रेटजी में अगर आप जाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं कि ये होनी चाहिए। देन अब ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमारे पास टेक्निक्स क्या आएंगे, ये ग्रोथ स्ट्रेटजी हम कैसे करते हैं। तो हम लोग ने पहले बात करी थी कि जो मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर्स यही सब सारे क्या है एक स्ट्रेटजी के टूल से, और वो अब यहाँ पर आएंगे। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी हमने कहा हम अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे यहाँ पे मर्जर्स और एक्विजिशन की बात करी, पहले मर्जर को डिफाइन कर दे, मर्जर क्या है। तो मर्जर क्या होता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जहां पर दो कंपनीज जो इक्विटेबल पोजीशन पे हों, यानी दोनों जो कंपनीज हैं वो या तो प्रॉफिट में है या दोनों लॉस में है। दोनों सिचुएशन हो सकती है कि या तो वो प्रॉफिट में चल रही हैं दोनों कंपनीज, या वो दोनों लॉस में चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, मर्जर। मर्जर क्या होता है, एक फ्रेंडली कोलैबोरेशन है जो म्यूचुअल कंसर्न से होता है, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सेम बिजनेस में। सबसे ज्यादा जो एसेंशियल क्राइटेरिया वो ये है सेम बिजनेस में कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे अभी आप कह सकते हैं रिसेंटली हुआ आइडिया और वोडाफोन का। तो आइडिया और वोडाफोन में जैसे आपने देखा होगा कि सेम पोजीशन पे थी, आइडिया के मार्केट शेयर कम हो रहे थे, वोडाफोन के भी मार्केट शेयर कम हो रहे थे। तो उन्हें लगा क्यों, अगर हमें अपने मार्केट शेयर बढ़ाने हैं, कस्टमर रीच को बढ़ाना है, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। तो जो VITM आया इनका, तो उससे हमारे क्या हो गया, मार्केट शेयर बढ़ेंगे। जब मार्केट शेयर बढ़ेंगे तो हमारे कस्टमर की रीच बढ़ेगी और हम ज्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक फ्रेंडली मर्जर की तरफ गए। ये म्यूचुअल कंसर्न से था, ये कोलैबोरेशन जो था वो म्यूचुअल कंसर्न से था, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थी और दोनों अनप्रॉफिटेबल स्टेज पे थी। क्या दोनों के जो प्रॉफिट थे वो डिटेरियोरेट हो रहे थे, हर साल कम होते चले जा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने मर्जर की तरफ जाए। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो एक्विजिशन आता है। एक्विजिशन ये आता है कभी कभी हम आगे बढ़ने के लिए, यानी हमारे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें लगा कि क्या उससे रिलेटेड पेरिफेरल जो चीजें हैं उसको हमें करना चाहिए। इसमें एग्जांपल जैसे हो सकता है, जैसे आपकी जो कंपनी है वो डेस्कटॉप बनाती है, ठीक है। तो आपने कहा कि हम हार्डवेयर जो आइटम्स है पूरा मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें बना के देते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको लगा क्यों ना एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर कर लें। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, खरीदना या उसका अधिग्रहण कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना। तो एक्विजिशन में ये बेसिकली हम ये करते हैं कि हमने एक छोटी कंपनी को हायर कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, आप आपके फादर का नाम, आप किस जगह रह रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि आप किसी कोविड रिस्ट्रिक्टेड एरिया से तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले दिन जमा हो जाएगा वहाँ पर। हाँ बस ठीक है, यहाँ पे स्कैन इसकी एक जेरॉक्स हमने बना रखी है, हो जाएगा। बी फार्म
डी नंबर मतलब सर मोबाइल हो गया अच्छा 9569 140427। ठीक है, तो एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि हम एडवांटेज लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोई छोटी कंपनी को परचेज कर लेते हैं। तो हमें ये लग रहा है कि या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को फेस कर सकें, या जो ऑपरेटिंग है वो हमारी अच्छी हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं, रिलेटेड कंपनीज होती हैं, जैसे हमने कहा कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हम चीज़ें करने लगते हैं, या उससे रिलेटेड कंपनी को कोई एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो एक्विजिशन होती है। एक्विजिशन में क्या होता है, ये बेसिकली सिचुएशन की डिमांड होती है, क्योंकि छोटी जो कंपनी है वो अनप्रॉफिटेबल है, उसके पास फंड्स इतने अवेलेबल नहीं है, तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से वो बड़ी कंपनी के साथ एक्वायर करना चाहती है। ये विजन बेटा, एक मिनट, विजन जो है एक्सेस कॉलेज देखा, ये वाला हाथीपुर वाला एक्सेस कॉलेज से थोड़ा सा आगे जाएंगे, हार्डली आपको 1 किलोमीटर, तो लेफ्ट साइड पे नीचे से वहाँ कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, रोड कटी है, इस तरफ जाइएगा, मतलब राइट साइड पे, तो राइट साइड पे अंदर जाके थोड़ा सा जाएंगे, विजन दिख जाएगा, 1 किलोमीटर हार्डली हाँ CIT एक्सेस, देन थोड़ा सा और आगे जाएंगे जो मंदिर निकलेगा, मंदिर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर कट बना हुआ है, पहले कट पे ही विजन है। तो एक्विजिशन जो है हमारा, वो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक्विजिशन में हम जो बड़ी कंपनीज हैं वो छोटी कंपनीज को हायर कर लेती हैं, और वो सब्सिडरीज कंपनीज है उससे रिलेटेड बिजनेस में हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं, एक्विजिशन हो गया, वर्जर हो गया, देन है कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन में ये होता है कि प्रोडक्ट लाइन ओरिएंटेड होता है कंसंट्रेशन। जैसे आपने कहा, इफ अ कंपनी करंट प्रोडक्ट लाइन हैव अ रियल ग्रोथ पोटेंशियल, कि आपकी जो करंट प्रोडक्ट लाइन है, जैसे आपने कहा हम स्टेशनरीज आइटम्स में काम करते हैं, ये हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और हमें लग रहा है बहुत अच्छा बिजनेस वो चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसी में कंसंट्रेट करना चाहिए। यानी ये क्या है, एक तरह से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम। स्टेबिलिटी ये कहता है कि हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो चीजें हमारी उसको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है। तो हमने कहा इसके रिसोर्सेज हम ढूंढें कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं, हम उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हम उससे मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, हम उससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जैसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप इसके कहते हैं बिग बाजार का। तो बिग बाजार क्या होता है कि जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, या जो प्रोडक्ट लाइन में वो डील कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये रीच तक, कस्टमर रीच हम ज्यादा से ज्यादा करें। तो कस्टमर्स रीच पहुंचने के लिए, या कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स या आउटलेट को सर्च करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स या आउटलेट पर हम अवेलेबल करा देंगे अगर हमारा प्रोडक्ट, तो हमारी ज्यादा चीजें होंगी। यानी कंसंट्रेशन हमारा स्किप नहीं हुआ, हम जो पहले ऑफर करते थे हम आज भी वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसको हम वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं कि हम फ्यूचर में आगे उसको और कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके स्टोर्स, हम नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाते हैं, यानी हॉरिजेंटली हम और उसको बढ़ाते चले जाएं। यानी जहां हम केवल कानपुर में सप्लाई कर रहे थे, या पर्टिकुलर एक लोकेशन में सप्लाई कर रहे थे, तो क्यों ना हम उसको वेरी करें, हम कई लोकेशंस पे एक साथ फोकस करें, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो सेम है, प्रोडक्ट ऑफरिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देन वर्टिकल ग्रोथ की बात आती है। वर्टिकल ग्रोथ में आता है चेन, जो चेन आती है, जैसे वर्टिकल ग्रोथ में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, बेसिकली सबसे ज्यादा बात होती है। जैसे आपने कहा जो हमारे रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, तो वर्टिकल ग्रोथ में हम इस चेन को कम करना चाहते हैं। यानी हम अगर हमें हमें कॉम्पिटिटिव से ज्यादा एडवांटेज लेनी है, कॉस्ट हमें अपनी रिड्यूस करनी है, प्रॉफिट अपने मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी वर्टिकल ग्रोथ करेंगे। वर्टिकल ग्रोथ यानी कि हम क्या करेंगे, चेन को कम करने की कोशिश करेंगे। यानी हमने प्रोडक्ट बनाया और हमें लग रहा है कि होलसेलर की ना तरफ ना जाके हम क्या करें, हम खुद ही प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने लगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी, जैसे इसका रेड टेप का हो गया, ठीक है, तो रेड टेप का आउटलेट उनकी फैक्ट्री आउटलेट, जो जैसे ना कहते हैं कि फैक्ट्री के बाहर ही उनके आउटलेट अवेलेबल होते हैं। तो काफी सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो खुद ही मैन्युफैक्चर करती हैं और खुद ही फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करने लगती हैं। यानी उन्होंने इस चेन को कम कर दिया कि हम होलसेलर रिटेलर की तरफ नहीं जाएंगे, ताकि जो
हम डायरेक्ट जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो डायरेक्ट मार्जिन हमें मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ से आए और हमने कहा कि हमने प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच गया, वहां पर हम कस्टमर से कांटेक्ट में भी हैं और हमें ये भी पता चलता जा रहा है कि जो चीजें हो रही हैं वो मार्केट में क्या चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो चेन्स होती हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन अब आया वर्टिकल ग्रोथ हो गया। देन अब हम बात कर रहे हैं क्या हो गया बेटा? ठीक, देन आगे बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल हम लोग ने बात करी कि डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था कंसंट्रेशन का, तो हम लोग कहते हैं डिफरेंट मार्केट्स में जा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में जैसे हमने ऑपरेट किया, हमने कहा कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो दूसरी मार्केट में भी हैं, तो हम दूसरी मार्केट्स में भी उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने लगेंगे, अपनी नई ज्योग्राफिकल लोकेशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। देन आता है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन क्या है? कॉल्यूजन इज द एक्टिव ऑपरेशन ऑफ फर्म विद एन इंडस्ट्री टू रिड्यूस आउटपुट एंड रेज प्राइसेस इन ऑर्डर टू गेट अराउंड द नॉर्मल इकोनॉमिक लॉ ऑफ सप्लाई। कॉल्यूजन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे आईफोन का। तो आईफोन क्या करता है, एक यूनिक प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, और आउटपुट उसका क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी मार्केट में वो प्रोडक्ट्स कम अवेलेबल कराता है, मार्केट्स कम अवेलेबल कराता है प्रोडक्ट्स को, और उसके प्राइसेस हाई कर देता है, ताकि उसकी जो डिमांड है, क्यूरियोसिटी है जो कस्टमर्स की, वो ज्यादा बढ़ जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये लिमिटेड अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा प्राइस के पे करना पड़ेगा और तब वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें बेसिकली हमारा ओरिएंटेशन ये है कि हम ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हैं, कि हम क्या करें, किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम और एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमें और ज्यादा बेनिफिट दे सके, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइसेस को हाई कर रहे हैं, कि जितने ज्यादा प्राइस हाई होंगे हम उतना ही प्रॉफिट गेन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया आपका कॉल्यूजन हो गया। देन आए स्ट्रेटजिक अलायंसेस। जो स्ट्रेटजिक अलायंसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स होता है। इसमें दो इंडिपेंडेंट कंपनीज और वो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में है, और वो क्या कर रही हैं, एक साथ इकोनॉमिक गेन करने के लिए या ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने के लिए वो एक साथ आ रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे एम पैसा ऐप जो आती है, तो एम पैसा ऐप में जो वोडाफोन थे और जो बैंकिंग सर्विसेज थी, इन दोनों ने मिलकर काम किया कि क्यों ना हम एक ऐसा थर्ड पार्टी ऐप लॉन्च करें जहां पर क्या हो, हम ट्रांजैक्शन के जो हैं फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो अलायंसेज है ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में गेन, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल हो चुका है या डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो वहां पर हम ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं या ज्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं, इस वजह से स्ट्रेटजिक अलायंसेस की तरफ है। देन बात आती है म्यूचुअल सर्विस कंसोर्शिया। म्यूचुअल सर्विस कंसोर्शिया क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक पार्टनरशिप होता है डिफरेंट कंपनीज के बीच में, और ये इसमें क्या होता है, बेसिकली रिसोर्सेस को शेयर करने की बात होती है। और वो इसलिए होती है, जैसे हम कभी ये कहते हैं ना कि कोई जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें कभी किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, उस टेक्नोलॉजी को हम हायर करने, अगर हम हायर करेंगे या उसको परचेज करेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बहुत कॉस्टली हो, तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे या शेयरिंग पे ले लेते हैं कि ये जो मशीनरी है, ऐसी मशीनरी ये हम शेयरिंग पे देंगे, और इसका जो पर डे का जो भी चार्जेस होगा वो हम आपको दे सकते हैं, या इसके बदले में हम जो और कुछ आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स है, हो सकता है उनको मैन पावर चाहिए तो हम मैन पावर शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये चीजें इसलिए की जाती है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या होती है, जो हमारी बेसिक वो क्या है, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, और उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, शेयरिंग बेसिस पे काम करते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे काम करते हैं, और वहां पर वो चीजें आपको आगे दे सकते हैं। तो जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये ऑनलाइन परचेजिंग होती है आपकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे होगा, तो आप देखते हो कि बहुत सारी जो छोटी छोटी फर्म्स हैं
तो क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो ज्यादा लोग कस्टमर उनसे फेमिलियर नहीं होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म को ये लोग कर लेते हैं। और वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम उनको कांटेक्ट करेंगे कि हम अपने नाम से अगर बेचेंगे प्रोडक्ट तो हो सकता ना बिके, लेकिन अगर अमेजोन के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो हो सकता है वो ज्यादा हो सके, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर प्रमोशन करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, हमें पहले ब्रांड इमेज अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, देन कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि हम इस तरह की प्रोडक्ट्स ऑफरिंग कर रहे हैं, उसके ये बेनिफिट्स हैं, देन लोग आगे आएंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, म्यूचुअल सर्विस कंसोर्शिया की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्वाइंट वेंचर। जो ज्वाइंट वेंचर होता है उसमें डिफरेंट कंपनीज, और वो डिफरेंट कंपनीज क्या होती हैं, अलग अलग फील्ड की होती हैं, उनको अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज होती है, और वो एक टास्क ओरिएंटेड होती हैं, किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके लिए वो एक साथ आई हैं, और जब वो टास्क अकम्प्लिश हो जाता है तो वो वापस अलग हो जाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, या मेट्रो का एक जैसे एग्जांपल ले लें, तो मेट्रो आपका जो काम चल रहा है तो उसमें डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व हैं। कोई हो सकता है रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, कोई आपको कह रहा है कि आयरन सप्लाई कर रहा है, कोई सीमेंट सप्लाई कर रहा है, कोई ब्रिक सप्लाई कर रहा है, सब अलग अलग कंपनीज कर रही हैं। उनका मेन मोटिव ये है कि ये टास्क हमारा पूरा हो जाए, यानी ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का टास्क है वो पूरा हो जाए। जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन का टास्क पूरा हो जाएगा तो हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो अलग हो जाएगा। यानी जॉइंट वेंचर में हम किसी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, किसी चीज के लिए, किसी टास्क ओरिएंटेड के लिए हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, और उस टास्क के अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। देन लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट जो होता है वो बेसिकली हम क्या, जैसे फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, लाइसेंस ले लेते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर सकते हैं, जैसे किड्जी, किड्जी की हम बात करते हैं तो डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो किड्जी एक ब्रांड है, या माउंट लिटरा जी स्कूल जैसे आपने सुना होगा, तो जो एक जी स्कूल है वो एक ब्रांड है। तो लोग क्या करते हैं, उसका लाइसेंस ले लेते हैं कि हमने ये लाइसेंस ले रखा है, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट या वो है, वो तो क्या है, टीचिंग या जो भी एजुकेशन हम दे रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन उसकी ऑफरिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमने उसके फ्रेंचाइजी का लाइसेंस ले रखा है, तो हम उसका एक पार्ट है, उसके जो स्टैंडर्ड्स सेट हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपको ऑफर करेंगे, या सर्विसेज जो है वो आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स। देन आया वैल्यू चेन पार्टनरशिप। जो वैल्यू चेन पार्टनरशिप है वो क्या होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या क्लोज अलायंस होता है। इनमें जो इन विच वन कंपनी और यूनिट फॉर्म ए लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, इसमें बेसिकली लॉन्ग टर्म या बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए होता है। और ये अरेंजमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी तरह की सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूटर से बेसिकली हम ये करते हैं ताकि हमें ज्यादा एडवांटेज मिल सके। जैसे हमने कहा कि हम कोई मटेरियल बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसमें हमारा जो मेन जो रॉ मटेरियल है वो स्टील है, तो हमने कोई स्टील की कंपनी से एक परमानेंट कोलैबोरेशन कर लिया, उसे हम वैल्यू चेन पार्टनरशिप कहेंगे। और हम ये कहेंगे उससे कि आप 10 साल तक या 15 साल तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर उस रॉ मटेरियल की, वो आप फुलफिल करके देंगे या आप हमें देंगे, और तब हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमारा स्मूथ चलता रहेगा। यानी इसमें बेसिकली ये क्या है, आपको एक तो हमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर लिया आपसे, क्योंकि आपको भी दूसरा कोई कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिलता चला जाएगा। दूसरा ये है कि हमको भी दूसरा सप्लायर देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये फिक्स हमारा फिक्स सप्लायर है, और ये हमको टाइम पर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी फुलफिल कर सकता है। तो ये वैल्यू चेन पार्टनरशिप है हमारी। ठीक है, देन अब ये तो हो गई हमारी सारी ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी की। ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में हमने कहा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो इसमें हम लोग ने बात करी मर्जर्स की, एक्विजिशन की, स्ट्रेटजिक अलायंसेस की, जॉइंट वेंचर्स की, आपकी कोल्यूजन की, हमने वर्टिकल ग्रोथ की, हॉरिजेंटल ग्रोथ की, कंसंट्रेशन की। तो ये सारे क्या होते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजीज होती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे वैल्यू चेन पार्टनरशिप की, तो इसी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स की, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी हम लोग ने आज ये पढ़े हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ी हुई हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल आप लोग सर्च करके लाइएगा कि ग्रोथ स्ट्रेटजीज में जैसे मर्जर एक्विजिशन क्या हुआ रिसेंटली किसी कंपनीज का, या पहले कोई हुआ हो। ठीक है, देन हम लोग बात कर रहे हैं जैसे स्ट्रेटजिक अलायंसेस की, कोई तो स्ट्रेटजिक अलायंसेस कोई डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर की, किन कंपनीज के बीच ज्वाइंट वेंचर हुआ, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट कैसा है, तो इसके एग्जाम्पल्स एक एक डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो भी चीजें हुई, स्ट्रेटजी हुई, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है। अब किसी को कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना हो।
अभी तक जो चीजें हम लोग ने करी हैं वो हम लोग ने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटजिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, देन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, देन हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आती हैं, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजिक अलायंसेस, मर्जर्स, एक्विजिशन, टेक ओवर्स, इनके बारे में बात करी। देन हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करी। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हम लोगों ने पेस्ट एनालिसिस की बात करी। पेस्ट एनालिसिस क्या है? पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल क्या है वो हम लोगों ने बात करी। इटॉप मैट्रिक्स की बात करी हम लोगों ने। सेगमेंटिंग इसकी हम लोगों ने इसकी बात करी। सैप की बात करी। ठीक है, स्ट्रेटजिक एडवांटेज प्रोफाइल की बात करी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने उसकी बात करी आपके डिटेल में, हम लोग गए पेस्ट एनालिसिस की तरफ गए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। देन आज हम लोग ने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किस तरह की हो सकती हैं, तो ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजी होती है, इस पेरेंटिंग स्ट्रेटजी होती है, देन रिटेंचमेंट स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर ग्रोथ स्ट्रेटजी, ग्रोथ एक्सपेंशन में क्या कौन कौन से आते हैं। देन हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, देन रिचमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी में जो हम लोग ने आज डिस्कस किया, मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, टेक ओवर्स हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स हैं, कॉल्यूशंस हैं, वर्टिकल ग्रोथ हैं, हॉरिजेंटल ग्रोथ हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और रिटेंचमेंट स्ट्रेटजी को डिस्कशन करेंगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकता है वो। किसी की कोई क्वेरीज हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना है? ठीक है, फिर कल हम आपसे पूछेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए। जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें से आप रिवाइज कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। और जो आज पढ़ाया है उसका एक एक एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाएंगे कि क्या होता है, कौन से रिसेंट मर्जर्स हुए हैं, कौन से एक्विजिशंस हुए हैं, कौन से टेक ओवर्स हैं, कौन से जॉइंट वेंचर्स हैं, स्ट्रेटजिक अलायंसेस कौन कौन से हैं, वो कल आप सर्च करके लाएंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए अभी।